went on to complete his post-graduation degree from Jamia Hamdard University, New Delhi. His out-of-the-box thinking, honesty and passion towards his profession has always been beneficial to his patients for faster recovery. His passion for providing expert physical therapy service are closely rooted to his own comprehensive athletic career. He has been following evidence-based practice and has contributed in the form various research. He is a celebrity consultant from the Bollywood foreign film industry and has been consultant to Salman Khan, Yash Raj Productions, etc. With a vision to provide healthcare service and serve the community pan-India. Other than Dr. Khan's pain and paralysis clinic, he has two projects running under his supervision, namely Badar Multi-Speciality Hospital and Galaxy Hospital. In his spare time, Dr. Imran Khan sir likes to spend time with his family, reading about current affairs and cooking. Please put your hands together to welcome Dr. Imran Khan sir. I request Principal Rima Nikalje Madam to welcome with a applause. Thank you, ma'am. May I now request Dr. Imran Khan sir to address the audience. Hello, good afternoon each and everyone. My name is Dr. Imran Khan. I'm here today to take the discussion on the sports injury and prevention. Basically, sports injury and prevention is a huge topic. It's not possible to cover it only in the one lecture. Regarding your age bracket, your field, your sports criteria. Basically, I'm going to talk about how to prevent all those things and what all things you have to take care of while playing or practicing in any kind of game. So basically, sports injuries आप अगर देखने जाएंगे तो स्पोर्ट्स इंजरीज में आपको कितने सारे गेम्स रहते हैं, उस गेम्स के ऊपर आपका पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इंजरीज मैटर करता है. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाइज? ओके फाइन. तो स्पोर्ट्स इंजरीज जो रहते हैं बेसिकली आपके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे डिपेंड रहता है कि कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हो, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर आपका किस लेवल का फिटनेस मेंटेन करना है. ये सारे के सारे आपके इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे डिपेंड करता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम रनिंग ट्रैक एंड रनिंग का एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो उस जो भी एथलीट रहेगा उसके अपने को कौन से मसल्स पे बेसिकली वर्कआउट करना रहता है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको वहां पे इंजर्ड कर सकती है. एंड सेम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स पे जाते हैं तो उनका भी उसमें कौन से मसल्स उसके ज्यादा यूज हो रहे हैं, किस काइंड का उसका बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज जो रहते हैं किस चीज को बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज. कोई भी चीज आपको अगर चोट लगती है इट इज कॉल्ड इंजरी. बट इन स्पोर्ट्स अगर आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस कम होता है, आप प्रॉपर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और आपको कुछ चोट लगती है, इन सब चीजों को कम्युनिटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स एन स्पोर्ट्स इंजरी. इन शॉर्ट आपका कोई भी स्पोर्ट्स जो आप खेलते हो अगर आपका एफिकेसी उसमें कम हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, ये सारी चीजों को मिला के कॉमन अम्ब्रेला टर्म दिया जाता है जिसको स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं.
स्पोर्ट्स इंजरीज आज के टाइम पे, पहले हम लोग देखते थे हमारे कितने सारे एथलीट्स ट्रैक्स पे जाते थे। इस बार का जो ओलंपिक्स आप लोगों ने देखा रहेगा, जितने मेडल्स हमको इस बार मिले हैं इससे पहले हम लोगों को कभी नहीं मिले, ठीक है। और जो आप ईयर वाइज अगर देखेंगे इस चीज को, तो आपको लगेगा कि हर साल हमारे मेडल्स जो हैं टेली वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। सो ये बताने का मेन मकसद क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिसिन इन स्पोर्ट्स। अगर आज मेरा कुछ रोल आता है स्पोर्ट्स में, तो मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, या मेरी क्या जरूरत है। आपको तो खेलना है, अगर आपके पास आपके कोचेज आ जाते हैं, आपको अच्छा न्यूट्रिशन खाना मिल जाता है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन अभी के एथलीट्स और पुराने एथलीट्स को अगर आप देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉपुलेशन बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी 4 साल बाद में ओलंपिक्स होगा, 2 साल बाद में ओलंपिक्स होगा, उनको डे 1 से उनको टारगेट किया जाता है एंड उनको स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा वन गोल्ड इन जेवलिन, तो उसको खाली उस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया था कि खाली आपको जाके वहां पे भाला फेंकना और आपको जीत के आना है। उसका वहां पे जाकर के जो जो स्पोर्ट्स इंजरी उसको लग सकती है, इट्स नॉट अबाउट ट्रॉमा, इट्स नॉट अबाउट कि उसको क्या चोट लगेगी, बट साइकोलॉजिकली उसका स्टेटस कैसा रहेगा, ठीक है, उसका डाइट का पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब चीजों को कम्युनिटिवली ध्यान रखा जाता है, सुपरविजन किया जाता है अंडर एनी स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। उनको जब गेम इवेंट्स किए जाते हैं, गेम इवेंट्स के पहले उनको तैयार किया जाता है कि इनिशियल 2 महीने पहले आप कुछ भी खाइए, लेकिन जैसे जैसे आपका गेम क्लोज आता है, आपका पूरा का पूरा खाना पीना मॉनिटर करने लग दिया जाता है। ऐसे ही उनके एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपको अभी यहाँ से आउटडोर एक्टिविटीज पे नहीं जाना है, बिकॉज अगर 15-20 दिन पहले प्लेयर इंजर्ड हो गया तो पूरा का पूरा आपका एक इवेंट खत्म हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सब जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनी प्लेयर किया जाता है, इट्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो वहां पे आपको किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए ही मेजर रोल जो आता है किसी भी मेडिको का, किसी भी डॉक्टर का, किसी भी एथलीट की लाइफ में, तो उसके लिए आता है कि ही कैन गो एंड परफॉर्म देयर। आप अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो मेजरली जो प्लेयर इंजर्ड होते हैं, आउट ऑफ देम 33% प्रैक्टिस में इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब 100 पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम्स, अगर आपके बच्चों आपके स्कूल के अंदर अगर हमने 100 प्लेयर सेलेक्ट किए, तो एक फैक्ट है कि 33% बच्चे तो इवेंट में जा ही नहीं पाएंगे, वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इंजर्ड हो जाते हैं। तो ओनली 67% बच्चे जो है वो परफॉर्म करने जा पाएंगे। तो टू रूल आउट दैट 33% फैक्टर, कि उसको हम कैसे डिक्रीज करें, उसको हम कैसे नीचे लेके जाएं, इस चीज को स्पोर्ट्स इंजरी और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के अंदर डाला जाता है। तो इट्स ऑल बेसिकली एन ब्रीफ इंटरव्यू अबाउट स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन। स्पोर्ट्स इंजरी एज आई डिस्कस कि कोई भी इंजरी जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट होता है, उसकी वजह से आपको स्पोर्ट्स खेलने को नहीं मिलता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता, इट्स ऑल कम्स अंडर स्पोर्ट्स इंजरी। अब बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है कि अगर स्पोर्ट्स में आपको चोट लगी है, वो एक चोट होती है कि पुरानी चोट है कि नई चोट है। तो मेडिकल टर्म्स में इनको बोला जाता है कि वो एक्यूट इंजरी है या क्रोनिक इंजरीज है। एक्यूट इंजरीज होती है जो रिसेंटली लगती है और उसके बाद में हमारा कोई टूर्नामेंट या हमारा कोई प्रैक्टिस है। क्रोनिक इंजरीज है कि आप बहुत देर से उसको खींचते चले आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको कहीं ना कहीं मसल्स में निगल हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेन हो गया है, लेकिन फिर भी आप उसको लेके चल रहे हो, तो उसको बोलते हो आप क्रोनिक इंजरीज। उसमें एक और इंजरीज आती है जिसको बोलते हैं ओवर यूज इंजरीज। ओवर यूज इंजरीज है कि हमको हमारी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम एक चीज को 100 बार अटेंड कर सके, जैसे वेट लिफ्टिंग है या फिर आप जिम में डंबल्स वगैरह जो करते हैं, तो उसको कैलकुलेशन करने का एक मेथड होता है जिसको आरओएम बोलते हैं बेसिकली, कितनी बार रिपीटेशंस आप मैक्सिमम कर पाते हो। और अगर आपको पता है कि आपका बॉडी उतना कैपेबल नहीं है और आप रिपीटेडली उसको किए जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओवर यूज इंजरीज। उसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिन स्प्लिंट्स। बहुत सारे जो रनर्स रहते हैं उनका स्प्लिंट, सिन स्प्लिंट्स बोलते हैं, आपकी जो पैर की हड्डी रहती है वो वीक हो जाती है, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बैठ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, तो उसको बोलते हैं ओवर यूज इंजरीज, यूजिंग वन थिंग मोर देन इट्स कैपेसिटी। अभी इतने टाइप्स के ये स्पोर्ट्स इंजरीज आते हैं, ठीक है, जिसमें से
एक्यूट इंजरीज होते हैं, जिसमें से ओवर यूज इंजरीज होते हैं। इसमें फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स। अभी फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, स्ट्रेन्स ये जो रहते हैं ना, इतने कॉमन नहीं होते हैं। इफ डिसलोकेशंस हैपन, तो डिसलोकेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट विल टेक 2 to 3 months टू गेट एथलीट इनटू द फील्ड अगेन। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे इंजरीज हैं जिनको हम लोग ऑन फील्ड ठीक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में आपको मैक्सिमम जो एक तकलीफ होता रहेगा, इट्स लाइक पेट दर्द करने लग जाता है, हाथ दर्द करने लग जाते हैं, पैर दर्द करने लग जाते हैं। इसके अलावा मेजर इस एज के अंदर आपको ज्यादा इंजरीज नहीं होते। रीजन बीइंग, आप लोगों के जितने भी इवेंट्स होते हैं, वेट मैनेजमेंट होता है उसमें। अगर आपका वेट लिफ्टिंग भी होगा तो एक सर्टेन वेट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। आपके फील्ड ट्रैक्स होते हैं वो छोटे ट्रैक्स रहते हैं। आपको एक जो रनिंग ट्रैक्स रहते हैं 400 मीटर्स का टाइम लिमिट ज्यादा रहता रहेगा। तो बेसिकली मसल्स एंड बोन्स को उतना लोड नहीं दिया जाता जितना कि एडल्ट एथलीट्स को दिया जाता है। सो इसमें से जो बेसिक्स रहते हैं, जो मेनली आप लोगों को इस एज में आते हैं, दैट इज स्प्रेन्स एंड स्ट्रेच। अब सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स है इसके अंदर, स्ट्रेन और स्प्रेन में डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। अगर किसी भी एथलीट को स्ट्रेन बैठता है, स्ट्रेन के अंदर आप ऑन फील्ड गेम्स आपके कंटिन्यू कर सकते हो। ड्यूरिंग आपका इवेंट से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको कोई स्ट्रेन आ गई प्रैक्टिस के अंदर या फिर वार्म अप के टाइम पे, तो उसको आप उसी टाइम पे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स आप ठीक करके आप अपना कंटिन्यूएशन कर सकते हो। बट अगर स्प्रेन बैठ जाता है, स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या होता है कि जो मसल्स पुल हो जाती है एक लेंथ के लिए, मसल्स जो रहते हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो एक रेंज पे आके वो जब पुल होती है तो आपको ब्रेक नहीं होता है उसका, मसल्स के जो अंदर के फाइबर्स रहते हैं। तो आप उसके टाइम पे आप खेल सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे टेपिंग कर सकते हो। आगे आई विल कवर ऑल दोस पॉइंट्स। और लेकिन अगर स्ट्रेन बैठ गया है, अगर लिगामेंट या मसल्स आपका टेयर आउट हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट इन द गेम। बट यहाँ पे भी आपको बहुत सारी बार आपका डॉक्टर हेल्प कर देगा। स्ट्रेन की कंडीशन में भी आपको वो एटलीस्ट आपका इवेंट पास करवा देगा। हो सकता है आपका परफॉर्मेंस वैसा ना आए जैसा आपका आना चाहिए था, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, विद द हेल्प ऑफ फ्यू मेडिकेशंस, वो आपको इतना कर देगा कि यू कैन पार्टिसिपेट। एंड इफ यू पुट बिट ऑफ एफर्ट्स, यू कैन विन ऑल्सो। इट्स नॉट अबाउट दैट योर एफिकेसी विल ड्रॉप टू 0, यू कैन नॉट रन ओनली, you cannot perform only, but उस टाइम पे we have to focus what kind of injury it is and what is the level of injuries. Okay, this is severity of the injuries basically, कि how much severe that injury is. अगर mild injuries है basically 1 week तक का आपका injury है, moderate है roughly 2 to 3 weeks, and if it's more than 3 weeks is a severe injuries. आपको 1 महीने से कोई इंजरी है जो आपको ठीक नहीं होने दे रही है, दैट मीन्स आपको अभी कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपके रिकवरी के ऊपर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है कि अभी आप लोगों के जो एज ग्रुप के हिसाब से कि क्या चीजें हैं जो आपको आगे एज एन प्लेयर, एज एन एथलीट आपको आगे लेके जा सकती है। देखो अभी के टाइम पे, जब आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले स्पोर्ट्स कैरियर नहीं चूज होता था इन टर्म्स ऑफ एथलेटिक्स। क्रिकेट एक इंडिया में होता था जिसको बोलते थे कि आप कवर कर लो, तो क्रिकेट में अगर आपका कुछ हो गया तो इट विल बी वेल एंड गुड। लेकिन अभी के टाइम पे ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज क्रिकेट इन इंडिया ऑल्सो। यू आर गेटिंग प्लेटफॉर्म एवरीवेयर, एंड इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप अपना हॉबी पूरा करके आपको अर्न करने को भी मिलता है। आप गेम खेलते हो, आपका हॉबी है वो एक। आपको फिल्म देखने जाओगे, कोई पैसे नहीं देगा, आपसे लेंगे वो लोग सामने से। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो, यू आर फुलफिलिंग योर हॉबी ऑल्सो एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो। इट्स एन बेसिकली कैरियर राइट नाउ। एज एन डॉक्टर, इफ आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर, मुझे पढ़ना पड़ा था, मुझे कॉलेज जाना पड़ा था, उसके बाद एग्जाम दिए थे, एंड देन मैं इस फील्ड में यहाँ तक आया। एथलीट्स को आपको आपका गेम खेलते टाइम पे भी आपका कैरियर बन जाता है। विराट कोहली से ज्यादा मैं नहीं कमाता, ठीक है, वो 10वीं पास है, राइट। सो द पॉइंट इज कि एजुकेशन जैसे कैरियर बनाने के लिए रखते थे, वैसे ही अभी के टाइम पे यू कैन चूज स्पोर्ट्स एज एन योर कैरियर। तो पेरेंट्स जितने भी हैं, आपके बच्चे जो भी गेम खेल रहे हैं, उनको एकदम पीक तक लेके जाइए। आपको जो उनका जो हॉबी है, अगर उसको आप सपोर्ट करेंगे
तो मे बी ही और शी कैन डू मच बेटर देन स्टडीज। अभी जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें एक नोएडा के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास करके थे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, आईएएस ऑफिसर है वो, ठीक है। तो एकेडमिक्स में भी वो अच्छे हैं एंड देन ही वॉन सिल्वर ऑल्सो इन ओलंपिक्स। तो आप एथलेटिक्स एंड योर एकेडमिक्स दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ाई में कमजोर हो जाओगे या फिर आपका गेम्स अगर अच्छा हुआ तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इट्स जस्ट योर मैटर ऑफ योर माइंड, आपको क्या सोचना है। फॉर पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट योर किड्स एट दिस एज। अगर आप इनको किसी भी चीज के पीछे लगा दोगे, दे विल बी वेल एंड गुड इन ऑल द एस्पेक्ट्स। दूसरा, अगर आप इनको ये सोच के कि इनका पढ़ाई खराब हो जाएगा, ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो चीजें इनका स्पोर्ट्स भी नहीं करने देंगे और इनको पढ़ने भी नहीं देंगे। दोनों चीजें पैरेलली चल सकती है आज के टाइम पे, और स्पोर्ट्स से अच्छा करियर कुछ नहीं है आज के टाइम पे। यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स इफ यू आर एन एथलीट्स, इफ यू आर एन स्पोर्ट्स पर्सन। नीरज चोपड़ा को कोई जानता था आज से 1 साल पहले? नहीं जानता था। अभी इज फेमस देन शाहरुख खान। किसने बनाया उसको? स्पोर्ट्स, ठीक है। सो एट दिस एज अगर आपको कोई भी करियर चूज करना रहता है तो यू कैन चूज स्पोर्ट्स इजीली नाउ। अब उसके लिए क्या रहता है ना कि योर ट्रेनिंग इट्स मैटर बेसिकली, कि आपको ट्रेनिंग में क्या चीजें करनी रहती है। तो आपके जो एक ही चीज है आपकी इंजरी, जो आपको कोई भी चीज को प्रिवेंट कर, आपका परफॉर्मेंस प्रिवेंट कराएगी, आपका परफॉर्मेंस जो है वो कम करवाएगी। तो जो इंजरीज हैं उसके लिए आपको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, दैट्स इट। उसके बाद इंजरीज में चोट लगना नहीं आता है। एज आई सेड कि खाली चोट लगना इज नॉट एन इंजरी। उसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज को बेसिकली हम किस चीजों से ये कर सकते हैं। पहला रहता है कि विद इन द एथलीट, मैं एज एन इंडिविजुअल इफ आई एम प्लेइंग एनी गेम, तो मेरे अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स है मुझे उनको दूर करना है, और एक होता है कि मेरे बाहर जो प्रॉब्लम्स है मुझे उनको दूर करना है। सो प्रॉब्लम इनसाइड में इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, अंदर और बाहर। अंदर की जो चीजें रहती है वो कुछ चीजें हैं जो मॉडिफिएबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हो, और कुछ है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे जेनेटिक्स में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ में चेंज कर सकता हूँ। सो अगर कोई भी फैक्टर इनसाइड द एथलीट है, जो आपका बेसिकली आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर चेंज करने लायक है तो आप उसको चेंज करोगे, उसको बोलेंगे मॉडिफिएबल। वो चीजें बदल सकती है। अनमॉडिफिएबल, अभी आपका अगर हाइट 5 फीट है एट द एज ऑफ 20, अब आप उसको नहीं बदल सकते, ठीक है, वो अनमॉडिफिएबल फैक्टर है। ऐसे ही एक्सटेंसिक है। एक्सटेंसिक्स में आते हैं कि जैसे बाहर कुछ चीजें मतलब आप रनिंग एथलीट है, आपका ट्रैक ही अच्छा नहीं है, ठीक है, बारिश हो रही है और आप उसमें रनिंग कर रहे हो, मे बी यू कैन स्लिप ऑफ एंड आप गिर सकते हो, लग सकते हैं। तो वो चीजें हम कर सकते हैं, इंडोर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं उसके लिए। तो जो अनमॉडिफिएबल फैक्टर्स आते हैं वो आपका एज, जेंडर, जेनेटिक्स, ये सब चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। और जो चीजें आप चेंज कर सकते हो दैट इज मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्किल लेवल, हेल्थ। इस पे मैं आगे बात करूंगा लास्ट में कि कैसे कैसे इन चीजों को अपने को चेंज करना है। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट स्पोर्ट्स इंजरी। रेस्ट इन द एंड वी विल डिस्कस व्हाट इट इज बेसिकली एंड व्हाट उसका करंट लाइफ में एज एन एथलीट आपको क्या यूज हो सकता है। अभी जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो आते हैं ना, इसमें आपका न्यूट्रिशन आता है जो आप चेंज कर सकते हो, आपका ट्रेनिंग आता है बेसिकली जो आप चेंज कर सकते हो, इक्विपमेंट्स आते हैं। इक्विपमेंट्स इन द सेंस कि आप जूते पहनते हो, एज एन अगर कबड्डी प्लेयर आपने भारी भरकम एंकल बूट्स पहन लिए तो आप नहीं खेल पाओगे। इक्विपमेंट्स आपको चेंज करने हैं। वैसे ही आपका बेसिकली एनवायरमेंट इन द सेंस कि आप अभी पहले आई थिंक मेरे को उस पर जगह याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। किसी भी जो ऊंचे जगह जो रहती है ना, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है। जैसे लद्दाख की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। अभी एक कहीं तो ओलंपिक्स हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द जगह का नाम, तो वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे प्लेयर टाइम पे गए थे, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, एंड वहाँ जाके उनको लग रहा था कि वो मतलब एक 400 मीटर का एथलीट जो है वो रेस भी पूरी नहीं कर पाया, बल्कि यहाँ का वो गोल्ड मेडल था।
तो फिर उनको पता चला कि जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन था वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, और उसने जो ट्रेनिंग किया था वहां पे उसको वो दिक्कतें नहीं आई, तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली वहां जाके ड्रॉप आउट हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि अभी जैसे कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो प्लेयर्स को एक एक डेढ़ महीने पहले भेज दिया जाता है, जस्ट टू सेटल डाउन इन दैट एनवायरनमेंट। वहाँ पे कैसा है, ठंडी है, गर्मी है, आप यहाँ से निकल के जाते हो, आपका बॉडी अडेप्ट नहीं होता इजीली जाके। तो बेसिकली अगर वहाँ जाते हो आप तो आपका बॉडी वगैरह अडेप्ट होता है और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो। अब इसमें एक एक्सटेंसिव फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, दैट इज योर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एवरीबडी, नॉट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन बट एज इन घर पे ऑल्सो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कर रहा है दैट इज साइकोलॉजिकली। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। बच्चे को जॉब का इशू नहीं है बट वो 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, 2 साल से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। बहुत सारे एथलीट हैं जो बायो बबल में नहीं रह पाते। बायो बबल एक ऐसा बनाया जाता है कि उसके बाहर आप नहीं निकल सकते हो। एक ऐसे अभी हम लोगों को अगर बायो बबल बना दिया जाए तो हम बस यही लोग साथ रहेंगे, हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और हमारे विद इन 2-3 डेज टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग्स वगैरह होते रहते हैं। तो वो सब फैक्टर्स आते हैं आपके साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर, और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आप एक ही चीज से दूर कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज योर ट्रेनिंग। आप कितना भी सो लो, कितना भी खा लो, आपका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट अगर एक बार खराब होना चालू हो गया तो देन आप अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, आप अपने आप पे फोकस नहीं करोगे, आपका कुछ भी फैक्टर्स जो है अच्छे नहीं हो सकते। तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी जाके आपको देखने को मिलने लग गया रहेगा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बीच में टूर छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, यूएसए की बहुत अच्छी एक जिमनास्ट थी जिसने लास्ट इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था ड्यू टू मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे आके आपका सारा रोल मेडिकल का आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर या रोल ऑफ मेडिको जो आता है, उसमें से ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको मेडिकोस के रोल पता चलते हैं कि उनको उस टाइम पे कैसे फिट किया जाए। अभी ये सारे फैक्टर्स हैं कि हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। तो इतना जो हम लोगों ने अभी देखा, इट इज ऑल अबाउट कि इंजरी क्या है, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब इंजरीज को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं मालूम कि अभी आई विल टेक फर्स्ट पॉइंट, वार्म अप। वार्म अप का एक्चुअल कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, वार्म अप एक्चुअली है क्या? हमको नॉर्मल चीजों में क्या बोला जाता है, 15 मिनट स्ट्रेच वगैरह कर लो, दैट इज कॉल्ड वार्म अप। ठीक है, नोबडी टेल अस कि उसका इंटेंसिटी क्या रखना है, आपको स्ट्रेचिंग कितने देर तक करना है, आपका जो गेम है वो किस स्ट्रेंथ का है, आपको कैसे उसको वार्म अप को कंप्लीट करना है। तो एक्चुअली वार्म अप इज नॉट एन वर्ड कि आपको बोल दिया 15 मिनट इधर उधर घूम लो, दैट इज कॉल्ड वार्म अप। वार्म अप स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वार्म अप से होता क्या है कि आपके जितने मसल्स हैं, जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, वो सारे एक्टिवेट मोड पे आते हैं। आपके मसल्स वगैरह को ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो मसल्स वेयर एंड टेयर में नहीं जाता, टूट फूट में नहीं जाता है। इसलिए वार्म अप जरूरी है। बट हमारे जो एथलेटिक पैरामीटर्स जो रहते हैं, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ वार्म अप कितने देर तक करना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो। उनका है कि ठीक है, वार्म अप रोकना कब है, वार्म अप कितनी देर पहले करना चाहिए। तो बेसिकली वार्म अप जो है आपका एक फिक्स टाइम सा रहता है कि आपको 30 मिनट से पहले नहीं करना चाहिए किसी भी गेम के। अगर आप वार्म अप करने जा रहे हो तो आपका गेम अगर 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट हो रहा तो यू कैन डू। आपने 1 घंटे पहले किया तो वो वार्म अप आपका कोई काम नहीं आने वाला आपको। दूसरा, वार्म अप आपको पता कैसे चलेगा कि आई एम डन विद द वार्म अप? अगर आपको हल्का फुल्का स्वेटिंग चालू होता है, पसीना आना चालू होता है और आपको थकान नहीं लगती, दैट इज कॉल्ड वार्म अप। अगर आप थक जाते हो ना तो आपने वो वार्म अप नहीं किया, यू डिड योर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बेसिकली, आपने उसको वार्म अप की कैटेगरी से बाहर ले लिया उसको। फिर तो वार्म अप के भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं जो आपको एज एन यंग एथलीट आपको सीखना पड़ेगा। आपका मेजर इंजरी प्रिवेंशन ही वार्म अप कराएगा। आप अगर डायरेक्ट स्पोर्ट्स इवेंट में चले गए विदाउट वार्म अप, आपको डेफिनेटली मसल्स निगल आने चालू हो जाएंगे। आपको विद इन
आधा पौना घंटा ऑफ गेम आपको कहीं ना कहीं से जॉइंट पेन, बॉडी पेन, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हो जाए, कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रेन स्ट्रेन आने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए वार्म अप बहुत जरूरी है। लाइकवाइज ये सब चीजें रहती है, स्ट्रेचिंग, टेपिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट, अप्रोप्रिएट साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स रहते हैं। अभी टेपिंग एंड ब्रेसिंग का एक एग्जांपल क्या रहता है कि अगर कोई भी एथलीट है जिसको एंकल का बार बार इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, एज एन डॉक्टर अगर वो मेरे पास आता है कि मेरे को बार बार एंकल इंजरीज होते हैं, तो मेरे को क्या करना है? सो आपको पहले ही उसको टेप मार के छोड़ दो। सो जब आप उसको टेप कर देंगे तो बेसिकली उसको वो एंकल में इतना मूवमेंट नहीं होगा और उसको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहां पे बास्केटबॉल प्लेयर्स जो रहते हैं वो हमेशा एंकल लेंथ शूज पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनके जब वो जंप करते हैं तो उनका एंकल ट्विस्ट होने का चांसेस बहुत रहता है। इसके लिए वो पहले से ही एंकल लेंथ शूज पहनते हैं बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर, ताकि उनको एंकल पे लोड ही नहीं आता है। बहुत सारे प्लेयर्स को देखा रहेगा यहाँ पे टेनिस एल्बो बेल्ट बांध के खेलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नी बेल्ट बांध के। उनका मतलब ये नहीं कि उनका जॉइंट इंजर्ड है, उनको लगता है कि वो पार्ट ऑफ बॉडी इज वीक बेसिकली, टू सपोर्ट दैट वो पहले से ही करके आते हैं। तो ये लेक्चर का बेसिक मेन मकसद वो ये कि प्रिवेंट इंजरी होने नहीं देना है। आपको प्रिवेंट कैसे करना है? तो दीज ऑल द फैक्टर्स जिसको आप ध्यान में रख के अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हो। वार्म अप जो मैंने अभी आपको बताया क्या क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस, इंटेंसिटी आपके पास नहीं है, लेकिन हल्का स्वेटिंग और अगर आपको फैटिग नहीं होता, इट्स एन परफेक्ट वार्म अप फॉर यू। 30 मिनट से पहले आपको नहीं करना है, बिकॉज उसका इफेक्ट ही 30 मिनट तक रहता है। ये सब चीजें जो रहती है, इम्पैक्ट आपका, इंटेंसिटी, ये सब चीजें आपका बढ़ जाता है वार्म अप करने से। अब अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुआ है तो आप उसको पता कैसे करेंगे कि क्या है? तो पहले सबसे पहले कि इंसिडेंस हुआ कैसे है इंजरी। आपको भागते टाइम गिरे थे या फिर आपको सुबह उठते ही आपको बॉडी पेन चालू हो गया था, फिर उसके बाद में उसका रीजन क्या है। बेसिकली आप कहीं पहले दिन ट्विस्ट किया था या पहले दिन आपको कहीं बाइक से गिर तो नहीं गए थे, कुछ भी रीजंस हैं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन ऑन बेसिस ऑफ दैट अगर आपने ग्रेड ऑफ इंजरीज को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको पता चल जाता है कि इंजरीज का लेवल कितना है और कहां तक है। एक्सटेंट ऑफ इंजरी आपको पता ही नहीं है कि इंजरी कौन से लेवल। ग्रेड 1 इंजरीज है तो आपका ट्रीटमेंट अलग होता है, ग्रेड 2 इंजरीज है तो आपका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो बेसिकली एक्सटेंट ऑफ इंजरीज को पता करना इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ टू फाइंड आउट एनी स्पोर्ट्स इंजरीज। अभी बेसिकली कौन कौन से इंजरीज ऐसे हैं जो कॉमनली होते हैं। अगर अपन देखेंगे तो रोटेटर कफ जो मसल्स रहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स जो रहते हैं, ये ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंजर्ड होते हैं। बेसिकली पूरे बॉडी के अंदर आपका नी जॉइंट इज मोर प्रोन टू एनी इंजरीज। नी जॉइंट के बाद में आपका एंकल जॉइंट आता है जो सबसे ज्यादा प्रोन होता है इंजरीज होने के लिए। लगभग एथलीट्स को आप उठा के देखो, आपको यही चोटें नी में मिलेगी या तो एंकल में मिलेगी। तो उसका भी एक तरीका है कि आपको देखना पड़ता है कि ये एथलीट जो है कितना वर्कआउट कर रहा है। तो इसका सबसे पहले जो इंजर्ड होगा दैट इज नी, उसके बाद में एंकल, उसके बाद में बाकी सब जॉइंट्स धीरे धीरे करके आते हैं। तो ये सब जो बेसिकली 4-5 मसल्स के नाम है, ये आपको फोकस करने रहते हैं। इंजरीज के बाद में अभी ऑन ट्रैक या फिर आप अगर हॉस्पिटल्स में नहीं हो तो आपको क्या करना है ऑन दैट पॉइंट, आपका लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो एक ना सिंपल सा वर्ड है, राइस या प्राइस कर सकते हो आप इसको। आप पहले सबसे पहले उस चीज को प्रोटेक्ट करिए, मतलब जब आपका गेम चालू होता है उससे पहले उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में आप उसको रेस्ट पे रखिए, आप मोबिलिटी मत करिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्यूट इंजरीज कोई भी रहती है उसमें आप कभी भी हीट का यूज मत करिए, मतलब मॉइस्ट हीट या गर्म पानी का सेक मत करिए। इट्स ऑलवेज आइस। आपको बर्फ लगाएंगे तो वो इंजरीज बड़ी नहीं होगी। बेसिकली प्रोटेक्ट करिए, रेस्ट करिए, उसको आइस लगा के रखिए। और अगर स्वेलिंग वगैरह बढ़ रहा है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ है तो उसको कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस का मतलब दबा दीजिए उसको उधर से, एंड पैर को थोड़ा ऊपर उठा के रखिए। अगर इतना भी आप लोग ड्यूरिंग एथलेटिक्स आप ध्यान रख लेते हो, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ध्यान रख लेते हो, तो मेजर इंजरी होने से बच जाता है। किसी को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ और आप लोगों ने उसको चला दिया, अगर वो 10 मिनट भी वॉकिंग कर लिया उसने, दैट हेयरलाइन विल कन्वर्ट इनटू सम बिगर फ्रैक्चर।
अगर उसको हल्का सा मसल टेयर हुआ था, आपने उसको वहां से मोबिलाइज कर दिया, वॉक कर दिया, तो वो मसल टेयर बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या रहता है, जब भी एथलीट इंजर्ड होता है, लेट हिम रेस्ट। उसके बाद में ये जो अगर राइस का फंडा फॉलो करते हैं उसके अंदर, तो मोस्ट ऑफ इंजरी जो है वो बढ़ती नहीं है। फिर क्या रहता है, बाकी जो चीजें हैं कि एक बार इंजरी जब डायग्नोस्ड हो जाती है, उसके बाद में उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहता है। हर इंजरीज को 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, 1 to 4। अगर इनिशियली 1, 2, 3 ग्रेड रहते हैं, तो वो मोस्टली दवाई से या फिजियोथेरेपी से या ऐसे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अगर वो ग्रेड 4 है, तो देन बड़ा मुश्किल है कि उसको हम दवाई से या इन चीजों से ठीक कर पाएंगे। देन यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल करेक्शंस। मोस्टली इंजरी जो ड्यूरिंग प्लेस जो एथलेटिक्स में या किसी भी गेम में होते हैं, वो ग्रेड 1 और 2 इंजरीज होते हैं। हम उनको इलाज नहीं करा के 3 और 4th में लेके जाते हैं। तो कभी भी इंजरीज होते हैं, अगर आपने टाइम पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है, वो इंजरीज आपके नहीं बढ़ेंगे। अगर उसको इग्नोर किया है, इफ वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, इफ वी आर टेकिंग इट फॉर होम रेमेडीज, देन इट विल कन्वर्ट इनटू 3 and 4, and if it goes up to 4, there is no conservative management available for grade 4 ligament tear, muscle tear, meniscal tear, whatever you can think of it। ग्रेड 4 के बाद में वो कभी भी कंजर्वेटिवली ठीक नहीं हो सकते। ये बहुत सारे कुछ हैं, स्पाइनल मैनिपुलेशन, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ इलाज हैं जो फिजियोथेरेपी में यूज होते हैं। एनएसएड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि नॉन स्टेरॉइड्स क्यों, बल्कि स्टेरॉइड्स आर मच बेटर देन इन ट्रीटमेंट कंपेयर टू नॉन स्टेरॉइड। In sports basically, steroids are banned in most of the tournaments। डोपिंग जो होती है उसके अंदर स्टेरॉइड्स का टेस्ट किया जाता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का बोलते हैं ना, आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिससे आपका परफॉर्मेंस एनहेंस होता है, बढ़ता है, तो फिर आपको गेम से निकाल दिया जाएगा, आप पे डोपिंग का जुर्माना लगा दिया जाता है। इसीलिए एथलीट्स को कभी भी स्टेरॉइड बहुत सोच समझ के दिया जाता है। जो कॉमन मिस्टेक आजकल के एथलीट्स या आजकल के जो बच्चे करते हैं कि खांसी हुआ था, मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली। अब जितने भी कफ सिरप्स आते हैं उसमें सोल्ट्स आते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, इन वे ऑफ सेडेट करते हैं, थोड़ा सेडेटिव जैसा वो रहता है, बट इट इज एन बैन्ड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अपना जो डोप टेस्ट जो होते हैं बेसिकली एथलीट्स के अंदर, उसके अंदर वो चीजें बैन है। पृथ्वी शो आई थिंक 1 साल पहले बैन हुआ था, क्रिकेटर जो है पृथ्वी शो, वो 1 साल पहले बैन हुआ था। रीजन भी उसने कफ सिरप पी लिया था, ठीक है। तो कभी भी एज एन एथलीट आप कोशिश करो कि विदाउट मेडिकल सुपरविजन कुछ भी मेडिसिन तो कंज्यूम मत करो। कैसा लगेगा अगर इवेंट के 2 दिन पहले आपको डोप टेस्ट में पकड़ लिया गया, आपको खेलने नहीं दिया जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, एंड देन आपको कितना डिफेम किया जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। आपने बिना सोचे समझे ले लिया, आपने कुछ उसके अंदर कुछ गलत इंटेंशंस आपके नहीं थे, बट मीडिया विल प्रूव दिस कि आप ऐसा करते हो, यू आर एन ड्रग पेडलर, आपका काम यही है। सो बेसिकली जो आपने इतने साल तक नाम कमाया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको मेंटेन करना। तो ये सब चीजें देख के मेडिकल साइंस अभी के टाइम में बराबर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आपको आपका करियर बनाना है एज एन एथलीट। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको रखने पड़ते हैं। पहले के एथलीट्स जो रहते थे जाके खेल के आते थे, अभी आप आज के एथलीट्स देखो, उनका जो फिटनेस लेवल है वो फिटनेस लेवल प्लान किया जाता है, वो फिटनेस लेवल उनको बताया जाता है कि आपको इतना एक्सरसाइज करना है, ये न्यूट्रिशन लेना है, ये चीजों से बचना है, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। वरना अगर हम खाली खा लेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे और हम लोग इवेंट्स में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरा मेडिकल साइंस का एक तो बेसिकली आपको कोई भी, आप आज से बच्चों को आदत डाल दीजिए कि आपको कुछ भी बिना पूछे कोई मेडिसिन लेने ही नहीं है आपको। अगर वो चीज हम कर लेते हैं तो आपको कभी भी डोप का तो डर नहीं रहेगा, डोपिंग टेस्ट का तो डर नहीं रहेगा, बिकॉज एक मेडिसिन आपने लिया, इट गिव योर रिजल्ट्स पॉजिटिव आफ्टर 4 वीक्स ऑल्सो। तो आपने सोचा कि चलो मेरा तो गेम 1-1.5 महीने बाद में अभी मैं यूज कर लेता हूँ, आपका ब्लड सैंपल अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका मेडल उस टाइम पे भी छीना जा सकता है जब से आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बेसिकली मेडिसिन तो लेना ही नहीं है विदाउट एनी सुपरविजन। दूसरी चीज, अभी
मेडिकल साइंस आपको क्या हेल्प कर सकती है? फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एथलीट है, उसका जो गेम है, उस गेम के लिए आपको क्या पर्टिकुलर मस्कुलेचर पे काम करना है। अभी एज एन, अगर मैं जिम ट्रेनर हूँ सपोज, मेरे पास कोई भी आएगा तो आई विल गिव कॉमन एक्सरसाइज टू देम कि चलो तुम यही एक्सरसाइज कर लो। अगर आपने मेडिकोस का सपोर्ट लिया, डॉक्टर्स का सपोर्ट लिया, ही विल टेल यू कि आपको ये जो 10-15 जो जॉइंट मसल्स हैं इनके ऊपर फोकस करिए अकॉर्डिंग टू योर गेम्स। ठीक है, अभी अगर कोई हैमर थ्रो प्लेयर है, जेवलिन थ्रो है, उनका अगर कोर मसल मजबूत नहीं रहेगा तो खाली शोल्डर मजबूत करके कोई मतलब नहीं है। आपका जो कमर का मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टू थ्रो एज मच एज यू कैन। दूसरा, इसमें आपकी जो बॉडी रहती है, अगर कुछ भी हम लोग करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ब्लड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन, हमारा एक मेडिकल में टर्म है VO2 max, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच योर मसल कैन कंज्यूम। तो VO2 max एक ये रहता है, टर्म रहता है, जिसको इस एज में डेवलप किया जा सकता है। नॉर्मल VO2 max का जो वैल्यू रहता है समवेयर अराउंड 90-95। SpO2 अलग है, सेचुरेशन ऑफ ब्लड अलग है, एंड ये VO2 max अलग है। VO2 max अगर मजबूत होता है, आपका अच्छा होता है, तो आपके मसल्स जब भी वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, तो दे ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑक्सीजन, और आपके मसल्स कभी भी थकेंगे नहीं। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, उसके पास में टेक्निक्स नहीं है। अगर आप उनका गेम देखेंगे, उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ही अपना जो पटियाला का इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, उसके अंदर उसको पहली बार डॉक्टर्स ने सेलेक्ट किया था। ठीक है, और लकीली हम लोग थे वहाँ पे, कॉमनवेल्थ के टाइम से थोड़ा पहले की बात है। तो उसको जब देखा गया वहाँ पे खेलते हुए, तो उसके पास टेक्निक्स नहीं थे, बट उसका VO2 max आया था 97, जो कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए बहुत मुश्किल है। 97 हम सब का अगर करेंगे, इफ आई डू माय इट हार्डली विल कम 70-72%। इफ आई एम फिट, अगर मैं बीमार हूं तो मेरा उतना भी नहीं आना है। ठीक है, तो उसका मिला था 97। तो विजेंदर सिंह को जो ट्रेन किया गया था, इट्स नॉट अबाउट बॉक्सिंग, उसको ट्रेन किया गया था 15 मिनट तेरे को अपोनेंट को रोक के रखना है, यू डोंट हैव टू गिव पॉइंट्स टू हिम, क्योंकि 15 मिनट के बाद में नॉर्मल बॉक्सर थक जाता है। जो लास्ट बाउट, सेकंड लास्ट बाउट्स जो आते हैं ना, वहां तक आके बॉक्सर थक जाता है, और उसको बोला गया था यू हैव टू अटैक ऑन थर्ड एंड फोर्थ बाउट। तो सामने वाले को तुम एवरी पंच विल गिव यू 2-3 पॉइंट्स, और अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, तो हो सकता है आपने 4 पंच मारे, उसमें से 2 डिफेंड कर जाएगा, लेकिन लास्ट में जब वो थक चुका है, उस टाइम पे उसका डिफेंसिव कैपेसिटी इतना नहीं बचेगा। एंड ये सब डिपेंड करता है आपके VO2 max पे। तो मेडिकल साइंस में ये सब चीजें आपको नॉर्मली कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है। और VO2 max अगर आपका बढ़ाना है, तो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन योर कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस। कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन मतलब आपको हार्ट और लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना है। हम कोई भी काम करना चालू करते हैं, मसल्स कैसे करती है, मसल स्टार्ट टेकिंग ऑक्सीजन, जिसको हम मेडिकल में बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटीज, कि जब भी मसल्स आपका ऑक्सीजन पे काम कर रहा होता है, इट्स एन एरोबिक एक्टिविटी। जब मसल शिफ्ट टू मतलब ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पे आती है, तो इट्स कॉल्ड एनारोबिक एक्टिविटीज। ओके, तो जब आपके शरीर में आपका मसल्स जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, आप थकोगे नहीं, और जैसे ही वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना छोड़ के दूसरे गैसेस पे चला जाता है, तो देन आपकी बॉडी में लैक्टेट अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। लैक्टेट करके एक प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, जो बनना चालू हो जाता है, और वही लैक्टेट लास्ट में जाके आपको पेन देता है। लैक्टेट जैसे हम भाग लेते हैं तो हमारा मुंह खट्टा हो जाता है, दैट इज लैक्टेट। हमारे मुंह से एक बोलते ना अजीब सा स्मेल आने लग जाता है, दैट इज लैक्टेट बेसिकली। आपको पिन पॉइंट पेन चालू हो जाते हैं, शोल्डर पकड़ के बैठ जाते हैं, पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, दैट इज लैक्टेट अक्यूमुलेशन। ठीक है, तो आपको जितना मैक्सिमम काम करना है, यू हैव टू रन योर मसल्स ऑन एरोबिक्स। आपको ऑक्सीजन जितना कंज्यूम मसल्स को करा सकते हो, उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। जो मैराथन रनर्स रहते हैं, जो किलोमीटर्स की रेसेस करते हैं, उनको कैसे, मतलब आप और मैं सोच भी नहीं सकते उतना हम लोग चले जाएंगे, बट उनका VO2 max अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो उनका VO2 max अब वो 90 मिलेगा आपको हमेशा। तो ये जो सर्टेन एज है, ये जो एज ग्रुप है, इसमें फॉर पेरेंट्स, फॉर कोचेस, फॉर टीचर्स, एज एन मेडिको इफ आई कैन टेल, आप इन बच्चों को यहाँ से किसी भी चीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं। देयर बॉडी
अभी अपग्रेड हो रही है। मैं आज बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा हाइट फिक्स है, अभी मैं इससे बड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरा बॉडी का जो भी स्ट्रेंथ लेवल है ज्यादा मैं ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा। इफ यू टेक सम स्टीरॉइड प्रोटोकॉल सप्लीमेंट्स एंड ऑल, उसको आप कभी भी एथलेटिक बॉडी में यूज नहीं कर सकते। स्टीरॉइड्स बॉडी हमेशा अलग होते हैं, वो आप फिल्मों में यूज कर सकते हो, आप उसको कभी एथलीट में यूज नहीं कर पाए। उनके मसल्स में जो रहता है दैट इज खाली उनके बोन्स वगैरह इतने ऑस्टियोपोरोटिक रहते हैं। कभी बहुत सारे न्यूज़पेपर में आता है कि वो फलाने एक्टर ने डंबल उठाया उसकी हड्डी टूट गई, पुशअप्स मारा उसका रिब्स टूट गया, ठीक है। वंस वी वर इन मनाली आई थिंक, तो सलमान वाज देयर, उसने पुशअप्स मारा उसका रिब्स फ्रैक्चर हो गया। वन पुशअप्स में उस आदमी का अपना रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है। तो आप सोच सकते हो उनके बोन्स का कंडीशन क्या है। जितना हमको पर्दे पे चीजें दिखती है वो वैसी नहीं है। हाफ ऑफ द थिंग्स, वो जितना हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं उतना वो सुंदर दिखने के लिए खाते हैं। हाउ मेनी टेबलेट्स, हाउ मेनी इंजेक्शंस दे टुक टू लुक ब्यूटीफुल, लुक गुड बेसिकली। तो उनका बॉडी देख के मत सोचिए कि वो 500 मीटर नहीं भाग पाएंगे। और एथलीट जो रहता है उसको बेसिकली इवेंट कंपटीशन सब करना रहता है। तो आज आपका जो बॉडी है उसको आप किसी भी तरीके से ढाल सकते हो। एंड कोचेस को स्पेसिफिकली इन चीजों पे अगर आप बच्चों को टारगेट करेंगे कि वो कौन से इवेंट में है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कितना भागना पड़ता है, कंटिन्यूस 40 मिनट्स आपको इधर से उधर करना है। तो बेसिकली जो एक एथलीट है 100 मीटर दौड़ रहा है, उसको क्या है, उसको 9 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड का टाइम रहता है, उसके बाद रेस्ट है। थिंक अबाउट एन फुटबॉल प्लेयर, थिंक अबाउट एन बास्केटबॉल प्लेयर, वो 40 मिनट कंटिन्यूस उसको भागना है। अगर उसका लंग्स कैपेसिटी अच्छा नहीं है, उसका VO2 मैक्स अच्छा नहीं है, वो गेम में कम्पीट नहीं कर पाएगा, एक पॉइंट पे आके थक जाएगा वो। आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आपको ले जाके आर्टिफिशियल ग्रास पे छोड़ दिया गया हॉकी खेलने के लिए। आपने जब नॉर्मल ग्रास पे हॉकी खेला था या नॉर्मल ट्रैक पे जब हॉकी खेला था तो वहां पे आपका स्टिक रेजिस्टेंस में नहीं था। अभी अगर आप ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास पे चले गए तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे, तो आपके परफॉर्मेंस इन तरीकों से डाइवर्ट होता है। आज के टाइम पे बच्चों के लिए बेसिकली ये एज ग्रुप के लिए आपको इनका एक तो देखो, आप जब पढ़ते हो आपको साइंस लेना पड़ता है, मैथ्स लेना पड़ता है, जो भी आपके सब्जेक्ट डिसाइड होता है। लाइकवाइज बच्चों को ओरिएंटेड स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाइए, टेक देयर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि बेटा फुटबॉल भी खेल लो, बास्केटबॉल भी खेल लो और कुछ और आता है वो भी खेल लो। फॉर फन यू कैन डेफिनेटली, बट देन उनको थोड़ा सा ओरिएंटेशन करिए कि बेसिकली उनका चॉइस ऑफ गेम क्या है। अगर उनका आप एक चीज पे फोकस कर लेते हो कि ये उनका चॉइस ऑफ गेम है, then start developing your kid like that. Start focusing on their all the nutrition supplements, all the basically muscle growth, psychological component, जो हम इंडियन पॉपुलेशन बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं। साइकोलॉजी हमारे लिए सस्टेन ही नहीं करता। हमको लगता है डांट मतलब रो रहा तो थप्पड़ मार लो, ठीक है, बट वी नेवर वॉन्ट्स कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। साइकोलॉजिकली हमने कभी समझा ही नहीं इन चीजों। ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं स्पोर्ट्स के अंदर कि अगर आप दौड़ोगे तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, ज्यादा दौड़ोगे। ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे तरीके से विद प्रॉपर ट्रैक, विद प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, विद प्रॉपर शू अगर आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। फिर आपको बोलते ना मेडिकल में हमको 2-4 टर्म्स याद हो जाते हैं, ACL, PCL। ढंग से ACL का मतलब नहीं पता है कि ACL लिगामेंट होता क्या है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर को ऐसा लगता है कि ACL अगर मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर मेरा खराब हो गया तो मेरा करियर खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं। और यही सब पॉइंट्स हैं जहां पे आके आपको मेडिकल साइंस हेल्प करेगा कि अगर आपका ACL टेयर हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील। सारे लिगामेंट्स के सर्जरी चालू हैं, सारे लिगामेंट्स के, इसी ACL टेयर को हम ग्रेड 1 और 2 को विदाउट सर्जरी मैनेज कर सकते हैं। और इस एज में आपको कभी भी इतना बड़ा इंजरी होने का चांसेस नहीं है अनटिल अनलेस आपने लापरवाही नहीं की है। क्योंकि अपने मसल्स मोस्टली फ्लेक्स रहते हैं इस एज में, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा खासा रहता है, तो कभी भी आपको इतना मेजर इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा है कि कभी अगर इंजरी हो गया तो हमको लगता है कि आई विल गेट बेटर इफ आई डू मोर एक्सरसाइजेस। नहीं, यहाँ पे भी आपका बॉडी कैपेसिटी, आपका स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर तक वो चीजें करनी है। कुछ अपने यहाँ पे बोला जाता है कि चोट लग गई अभी 7 दिन रेस्ट करना। ऐसा नहीं है। अगर आपको हेमेटोमा बैठा है, ब्लड कलेक्शन बैठ गया अंदर,
और 7 दिन अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया है, इट विल गिव यू मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको एक प्रोफेशनल मेडिकल से मिलके ही ये चीजें आपकी दूर हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे जो मैंने प्रिस्क्राइब मेडिसिन का बात किया ना कि जाके पड़ोसी ने ऐसा लिया था तो उसका ऐसा परफॉर्मेंस आ गया था, ये सब चीजें। तो ग्लूकोसामीन एक बहुत कॉमनली मिसयूज प्रोडक्ट है जो बेसिकली कार्टिलेज वगैरह मेंटेन करने के लिए काम आता है, बट एथलीट्स ने खाना शुरू कर दिया ग्लूकोसामीन कि नहीं उसको खाएंगे तो जॉइंट अच्छा रहता है। मेडिकल में 2 चीजों का ध्यान रखो, ज्यादा और कम दोनों ही बुरा है। अगर शुगर गिरा तो भी बुरा है और शुगर ज्यादा गया तो भी बुरा है। ब्लड शुगर अगर 120 के ऊपर गया तो भी बीमारी है और 60 के नीचे गया तो भी बीमारी है। बीपी अगर आपका 120 से ऊपर गया तो भी बीमारी है और इधर 60 से नीचे गया तो भी बीमारी है। कोई भी केमिकल, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आप अपने बॉडी का बिना कैलकुलेशन किए खा रहे हो, इट विल हार्म यू इन दैट। दिस विल यू कैन कीप इन योर माइंड। कुछ भी सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं लेने ऑन एनी कॉस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कितने सारे प्रोटीन पाउडर्स अभी दिल्ली में आई थिंक प्रीवियस मंथ कुछ 3 लाख रुपए का फ्रॉड प्रोटीन पाउडर पकड़ा गया। ठीक है, अब अगर वो प्रोटीन पाउडर आपने किसी भी एथलीट्स को दिया और उसने 6 महीने भी वो यूज किया है, उसका लिवर गया, अभी वो जितना रिकवरी में टाइम लगना है उसको आप भी नहीं सोच सकते, वो खुद भी नहीं सोच सकते, एंड ठीक होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं समझ में आता है। सो जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रहते हैं ना कि फलाने ने बोला था ये खा लो, फलानी चीज खा लो, वहां से एक नया कुछ प्रोडक्ट आया वो मैं यूज कर लूं। प्रोटीन आपको वे प्रोटीन्स के बारे में बोला जाता है, बॉडी को जितना लेना इजी है उतना डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और अगर आप प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके प्रोटीन्स लेवल इंक्रीज हो गए, आपके किडनी स्पॉइल होना चालू हो जाता है। तो एनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट व्हिच यू आर टेकिंग, इट शुड बी यू नो ऑथराइज्ड, इट शुड बी यू नो, आप अपने जो भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, आपके कोचेस हैं, उनसे डिस्कस करके, उनसे पूछ के विदाउट एनी एश्योरिटी आप उनको मत लीजिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन नो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे कौन सा आपका ऑर्गन उसने डैमेज करके रख दिया। कभी भी आपके पास में इंजरीज होते हैं, उसको लेके मत खेलिए। आपको निगल चालू हो गए, आपके मसल्स पेन चालू हो गए, आप उसको लेके कंटिन्यूएशन में मत रहिए, यू शुड डिस्कस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपको मैंने अभी जो एग्जांपल बोला स्ट्रेस फ्रैक्चर का एक ही सिम्टम्स दिखता है कि आपको पाँव में दर्द होता है, आपको लगता है कि गर्म पानी में डालने से ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, लास्ट में पता चलता है कि इट वाज अ फ्रैक्चर, और अगर फ्रैक्चर को आपने लंबा खींचा तो प्रॉब्लम है। दूसरा है कि फैक्ट्स हैं कुछ कि 33% जो मैंने बोला ना कि इंजरीज जो रहते हैं वो प्रैक्टिस में ही होते हैं। तो आपको अगर वार्म अप पता है, आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पता है, आपको आपके सारे स्पोर्ट्स का अच्छे से पता है, तो आप 33% में नहीं रहेंगे। तो होता है ना कंपटीशन कि आप 100 लोग हो तो आपके 33% तो कंपटीटर आउट हो गए मार्केट से, आपके साथ वो कम्पीट ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको 33% का हिस्सा नहीं बनना है तो यू कैन फोकस ऑन योर रिहेबिलिटेशन, योर इंजरी प्रिवेंशन। स्पोर्ट्स इंजरीज जो कॉमनली बोला जाता है कि ग्रुप गेम्स हो गए या कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जैसे रग्बी हो गया, कबड्डी हो गया, उनमें ही होता है, ऐसा नहीं। टेबल टेनिस प्लेयर वो अकेला खेलता है, ही कैन ट्विस्ट हिज एंकल एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे ही बैडमिंटन प्लेयर कॉमन इंजरीज है उनके लिए, लिगामेंट इंजरी होना, मतलब एंकल लिगामेंट इंजरी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में ही होगा। जो सिंगल गेम्स होते हैं, जो बेसिकली जिसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी आपको सीवियर से सीवियर इंजरीज हो सकते हैं। दूसरा ये भी एक पॉइंट है, इट्स ऑल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली, कि गर्ल्स आर 8 टाइम मोर लाइकली यू नो एक्सपीरियंस एन ACL टियर देन बॉयज। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज, इसका एक ही है कि दोनों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। बेसिकली गर्ल्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होते हैं, बॉयज के अलग होते हैं। इसकी वजह से गर्ल्स आर मोर प्रोन फॉर इंजरीज देन बॉयज। इन ACL टियर जितने भी आपके नी रिलेटेड इंजरीज होते हैं, ये बेसिकली एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से होता है।
एनाटॉमी बोलते हैं अपना शरीर का जो बनावट है, ये शरीर के बनावट जैसे अपनी जो हड्डियां हैं, जो अपने मसल्स हैं, उनका जो पेल्विक एंगल बेसिकली रहता है, फीमेल्स का थोड़ा सा ब्रॉड रहता है कंपेयर टू मेल, उसकी वजह से आपका नी और पेल्विस का एंगल जो है प्रॉपर नहीं होता, इसलिए थोड़े से चांसेस ऑफ इंजरीज ज्यादा होता है। 62% इंजरी अकर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और जितने इंजरीज होते हैं आउट ऑफ 100, 62% हमारे प्रैक्टिस के टाइम होते हैं। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, 62 गेम के ड्यूरिंग इंजरीज बहुत कम होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 100 देयर आर 90% ऑफ इंजरीज व्हिच यू कैन प्रिवेंट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को अडेप्ट करना है आपके ट्रेनिंग्स के अंदर, आपके स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर, तो आप एटलीस्ट 90% इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको हो गए, हाँ ठीक है, 2 प्लेयर टकरा गए, बोन फ्रैक्चर हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। डिसलोकेशन हो गया, वॉलीबॉल है, स्मैश मारने के शोल्डर बाहर आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट 90% ऑफ इंजरीज आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यस सर। बच्चे थोड़े सौ रहते हैं, बताने के लिए थोड़े डरते हैं। हाँ हाँ प्रैक्टिस के टाइम हाँ, हाँ। हो सकता है कभी इंजर्ड रहते हैं, कभी कोई बताने के लिए वो खुद भी डरते हैं, पेरेंट्स को बताने के लिए डरते हैं। हाँ। तो बॉडी क्या साइन करती है जिसकी वजह से हम लोग भी को भी पता चले, यार ट्रेनर जैसे सर है हमारे, तो उनको भी पता चले कि भाई बच्चा एंजॉय है, ये बच्चा एंजॉय है। जो भी अभी जो आपने बताया, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है कि बच्चे इतने श्योर रहते हैं कि सर कुछ तो भी बोलेंगे, मेरे साथ वाले मेरे को हंसेंगे, ये जो है ना, ये बात सबके दिल में बैठी रहती है प्रैक्टिकली। कुछ तो दर्द होता रहता है उसको मालूम मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। अगर मैं बताने जाऊंगा तो हो सकता है सर चिल्लाएंगे, सर चिल्लाएंगे नहीं है तो 100% श्योर है, मतलब उसके दिल में जो बात बैठी हुई है उसको निकालने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? सर देखिए क्या रहता है ना कि टाइप्स ऑफ इंजरी, बेसिकली अगेन आई एम टेलिंग कि बच्चा किस चीज की इंजरी से जूझ रहा है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, वो बच्चा कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल के नहीं रहेगा, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेगा। वो कोच को जाके हमेशा ये बोलेगा कि मैं इस बार तो जीत के आने वाला हूँ, एंड उसको आप देख के बता सकते हैं कि ये नहीं जीतेगा इस बार से। अपने बोलते ना, अपने पर्सनैलिटी से ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश, अकेला बैठेगा वो हमेशा, ठीक है, कभी भी वो ग्रुप में रहने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। लेजी, एकदम से डल दिखेगा वो बच्चा आपको। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में मिलते हैं। दूसरा जो आपका डाउट है कि उनको इंजरी है, हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या रहता है ना सर, बहुत सारे फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं। जैसे अभी क्रिकेट में यो-यो टेस्ट चलाया है हम लोगों ने कि 6 मिनट्स में आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है, ऐसे 6 मिनट वॉक टेस्ट एक होता है। तो बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स टेस्ट होते हैं जिसमें आपको करवा के देख सकते हैं। जैसे यो-यो टेस्ट में क्या रहता है, ऐसे 3-4 मार्क्स रख दिए जाते हैं और एक बीप रहता है कि आपको वो बीप के साथ में वापस घूम के इधर आना है। तो वो रनिंग में क्या रहता है, वो इतना फास्ट होता है कि आप भूल जाते हो कि आपको आपका इंजरी छुपाना है। तो आफ्टर 1 और 2 मिनट्स आपका इंजरी आपके सामने आ जाएगा। जो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट रहता है ना, बेसिकली फिटनेस चेक करना है, इंजरी टेस्ट करना है, इसके सबके फिजिकल टेस्ट रहते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको जो आपके जितने भी एथलीट रहते हैं बेसिकली इनका मेडिकल फिटनेस होता रहता है टाइम टू टाइम। मतलब एक्चुअली एवरी 6 मंथ्स मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपको उनको ब्लड टेस्ट करने हैं या एक्सरेज करके देखने हैं। आप एटलीस्ट अगर एक डॉक्टर के पास जाके उनको एग्जामिन भी करा के लेके आएंगे तो आपको पता चल जाता है। सो बेसिकली इन माइल्ड टर्म्स अगर आपको इन शॉर्ट से ये चीज को करना है तो बच्चे को कुछ भी फास्ट एंड प्रोग्रेसिव कराने की कोशिश करिए, थोड़ा स्प्रिंटिंग कराने की कोशिश करिए, थोड़ा होपिंग कराने की कोशिश करिए, ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसका मैक्सिमम जॉइंट इन्वॉल्व होता रहेगा ऊपर से नीचे, तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। अगर उसको इंजरी है एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। साइकोलॉजिकल आप बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हैं बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करके। अकेला अनहाइजीन रखना इज वन ऑफ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। बच्चे ने अगर साफ सफाई रखना बंद कर दिया, अगर अनहाइजीन अगर उसने रखना चालू कर दिया, इट्स आल्सो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसने जो बताया कि मेडिसिन अगर कफ और फीवर आज के तक में कॉमन हो गया है, बराबर है। हम लोग कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कफ सिरप तो सजेस्ट तो करेंगे क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में वही आता है, बराबर है। अगर हम लोग उसको अवेयरनेस करेंगे तो उसके लिए आपका सजेशन क्या है कि हम लोगों ने हमारे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो उसको कफ एंड फीवर नहीं होना चाहिए। आज के तक में इन्वायरमेंट जो आपने अभी बताया था रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, ओके, पोल्यूशन हो रहा है। अभी हम लोगों ने जो कोविड-19 का जो पीरियड अभी सर्व किया है पिछले साल से, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला हमें।
इवन वेदर इतना बढ़िया था कि गए साल के 2 महीने के अंदर हम लोगों ने कूल एयर का महसूस किया यार, बराबर है। आज के तारीख में ये जो इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है सबके ऊपर, नॉट ओनली अस, इवन चाइल्ड ऑल्सो, तो वो उसके वजह से फिर अगर हम लोग उसको अवेयरनेस करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम लोगों को कप सिरप या जो भी सिरप दिया जाता है उसके अंदर आपने बताया कि कंटेन है करके, बराबर है। वो कंटेन अगर हमको हमारे बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए एज अ डॉक्टर व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू आवर चाइल्ड्स कि हम लोगों को आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, वो बताइए। ओके सर, देखिए सर क्या रहता है कि कोई भी वायरल कंडीशन अगर आपको है तो इट विल टेक 3 days टू गो। आप 3 दिन तक कुछ भी ले लीजिए, 3 दिन वो रहेगा। इंडिया में जो मोस्ट गलत प्रैक्टिस किया जाता है मेडिकोज में अभी के टाइम पे कि डे 1 एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए जाते हैं। डे 1 डॉक्टर वही करते हैं, हम लोग ऐसे ना कि रिस्टोरेंट डॉक्टर, वो पहले के डॉक्टर जो थे हमारे जमाने के, हमारे पहले के हमके बॉडी के जो हमारे नाड़ी को चेक करके हमको पूछा नहीं जाता था कि आपको क्या होगा, दे गोइंग टू नो दैट हमको ये हुआ करके, हमारे आंखें देख के नाखून देख के। आज के तरफ में प्रैक्टिस में डॉक्टर तो वही करे, हमसे पूछा जाता है कि मैं क्या हुआ, देन दे गोइंग टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वो एंटीबायोटिक ही पहले डालते हैं। पहले गूगल तो नहीं उसके था लिए हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। पहले गूगल नहीं था तो राइट टू देम कि भाई ये ऐसा मत करो, आजकल प्रैक्टिस हो गई सर। अगर सादा उतारेगा तो भी हम लोग प्रैक्टिस के अंदर घुमा दे, ब्लड चेक करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, ये वेस्ट अमाउंट अगेन फाइनल क्या मिलता है, जीरो, वे कुछ नहीं हुआ। अगर आपको मरू में कुछ नहीं हुआ तो आप हमको इतने बड़े पैसे से क्यों हमको ये कर रहे हैं, सर्व करने के लिए बोल रहे हैं। We going to waste our amount, we going to waste our energy, even though हमारी मेंटली सब फिटनेस निकल जाता है। उसकी वजह क्या है सर, उसको हम लोग कैसे अवेयरनेस करेंगे? मैंने लेक्चर इसलिए नहीं लिया ना कि आप स्पोर्ट्स इंजरी करवा के आओ। नहीं, अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। Okay, as a sports guidance, you are going to give us very good guidance, no doubt. बराबर है, आज मेरा अगर लड़का अगर इंजर हुआ है, पहले तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो हड्डी का डॉक्टर उसके पास जाएंगे, बराबर है, हमारी हिस्ट्री सब बताएंगे उनको, उसके बाद दे गोइंग टू टेक अ डिसीजन, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3 स्टेप जो आपने बताया उसके हिसाब से हम भी चलेंगे। उनका भी सपोर्ट उतना चाहिए ना। आज के तारीख में जो प्रैक्टिस वाले डॉक्टर है वो अर्निंग के लिए बैठे हुए हैं। इवन दो दे डोंट अर्न ओनली, भाई देखो तुरंत एक्सरे निकालो, नहीं आपको एमआरआई करना पड़ेगा, सिंपल पॉइंट के लिए एमआर के लिए भेजेंगे। देखो तो सर हम लोग क्या अवेयरनेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई पॉइंट इज दैट कि आपने जो मेडिसिन बताया था उसके ऊपर पहले बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कफ एंड कोल्ड का हमको मेडिसिन नहीं चाहिए, ओके, व्हाई यू गो व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू अस कि एज अ पेरेंट्स कि भाई आप ये करो, दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैपेंड। फर्स्ट थिंग एज अ डॉक्टर, सेकंड थिंग हमको तो करना ही करना है क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है। उसका वो क्वेश्चन ना तो आप कैसे आंसर करेंगे? वही आंसर कर रहा हूँ सर। क्या मुझे लगता है आपको कोई ना डॉक्टर्स के साथ बैड एक्सपीरियंस नहीं, हुआ है। आया है वो रेगुलेशन में दैट्स गोइंग ऑन। आज कोविड के अंदर जो लोगों को कोविड नहीं हुआ उनको भी कोविड बताया गया। दिस इज द फैक्ट। अरे कोविड क्या है? आज के तारीख में अरे हमारा कोविड से कोविड बताया गया सर। I दिस इज द फैक्ट सर। think in the nutshell what he wants to ask is कि हमारे बच्चे एथलीट हैं, हाँ। ठीक है, जैसे आपने बताया कि अगर even a simple cough syrup can make the child test for dope test. So to avoid that, as a parent हमको क्या करना है? ये आपने उनका समझिए, उसका जवाब आप उनका भी जवाब आपको पहले बताया कि बच्चे 100 है हमारे, वो ग्रुप में काम वर्क कर रहे हैं। अगर इसके साथ में मेरा बच्चा है, अरे ये मेरे को हंसेगा, मेरा भरे भरे मेरी पट्टी है, मेरी हड्डी दर्द कर रही, मैं बताने जाऊंगा तो सर चिल्लाएंगे या तो ये बच्चे मेरे को हंसेंगे। देखो सर ये स्ट्रॉनेस के निकाल के पहले पॉइंट सर ये स्ट्रॉनेस को निकालना बहुत जरूरी है। उनके दिल में से ये बात फ्रैंकली बताना चाहिए कि सर मेरा हो सकता है कभी कभी उसको कुछ छुट्टी चाहिए तो भी बताएगा, गलत ट्रैक में भी जाएंगे, दैट्स राइट। मगर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसे साइन हमको दिखने चाहिए, हमको दिखने चाहिए या सर को दिखने चाहिए, जो भी हमके ट्रेनर है, कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज इसकी इफेक्ट कर रही है। बोलो तो जैसे आपने बताया कि वो सबको डेली नहीं होता है सर, वो जो आपने बताया ना वो डेली नहीं होता है, फिर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसे साइंस भी देखनी चाहिए जिसके वजह से वी गेट टू नो कि भाई इसको ये रियली एंजॉय। इंजरी अगर बच्चे को है ना तो बेसिकली आप अगर अर्ली मॉर्निंग जब पहली बार बच्चा उठता है, देखो बॉडी आपका ब्रेन जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। आप सोते हो तो ब्रेन बंद तो नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वो चीज को दिमाग से भूल जाता है कि ये चीज मेरे को छुपानी है। तो यू हैव टू वॉच फॉर साइंस। आपके पास 24 घंटा अगर कोई रहता है, आप उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स, तो भी आप समझ जाएंगे। नहीं सर, अभी आपका पॉइंट दैट इज फॉर माय लेवल, इट्स ओके। आपके थ्रू हम लोग बच्चों को बताना चाहते हैं कि आप उनको बताओ कि आपके बॉडी में अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो आप पहले आपके पेरेंट्स को बताओ, सडनली आपके टीचर को बताओ, आपको थ्रू में बताना है।
आप उनको बता दीजिए, ये जो सॉन है उनके माइंड का निकाल दीजिए। आपने जो साइकोलॉजी बताया ना वो आप उनके माइंड से निकाल दीजिए, आप उनके माइंड से निकाल दीजिए। एंड दूसरा क्या है मैडम, जैसे आपका ये था कि ये जो केमिकल्स बैन रहते हैं, ये डोप टेस्ट के अंदर आते हैं ना, जो डोप अथॉरिटी रहती है, बेसिकली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहती है, वैसे नार्कोटिक्स का रहता है, वैसे हर एक ये जो रहता है ना, ये अपना लिस्ट निकालते हैं, उसके अंदर वो नाम लिखते हैं पर्टिकुलर कि ये केमिकल जो है वो बैन है फॉर एथलेटिक्स लाइक दिस। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट में रहते हैं, दूसरे में नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे वेट लिफ्टर को जो है ना, ताकत के लिए कोई भी चीज आप नहीं दे सकते क्योंकि उसका पूरा गेम ही ताकत का है, राइट। लेकिन एक क्रिकेटर के लिए ताकत काम नहीं करती है। तो वो जो डोप का जो पूरा लिस्ट आता है ना, वो हर एक प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स फिजिशियन के पास में रहता है। अगर आप उनको ये मैसेज कन्वे कर देंगे कि मेरा बच्चा या मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं वो स्पोर्ट्स में है और उनको ये सब चीजें मतलब खांसी वगैरह का जो है वो उतना नहीं दिखे, अगर ऐसा होता है तो यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट डॉक्टर। दूसरी चीज, आपको हर एक चीज इंटरनेट पे मिलती है। आप अगर डोप सोसाइटी के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट बैन है उसमें लिखे रहते हैं, तो अगर हम उसमें जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। दूसरा सर, आपका सवाल था कि इन्वेस्टिगेशन जो कराए जाते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन कभी भी रिपोर्ट को ट्रीट नहीं किया जाता है, हमेशा मरीज को ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर्स जो है ना, नेकेड आई से चीजें नहीं देख सकते। और इसके अभी मैं आपको एक फीवर का एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बुखार आ गया तो बुखार कितने टाइप के बुखार है सर, टाइफाइड भी बुखार है, मलेरिया भी बुखार है, डेंगू भी बुखार है, ठीक है। तो वो बुखार कराने के लिए मुझे रिपोर्ट्स ही कराने हैं और रिपोर्ट्स नेगेटिव निकले तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया या भीग गए, तो वो जो फीवर आएगा आपका, मेडिकल में सर एक प्रैक्टिस का एक रूल होता है, यू शुड लर्न टू रूल आउट कंडीशंस। ट्रीट कंडीशन अलग चीज होती है। मैं आपको बोलूंगा फीवर तो पैरासिटामोल आप भी खा सकते हैं, लेकिन कौन सा फीवर है वही डॉक्टरी है। तो टू रूल आउट कंडीशंस कि कौन सा बीमारी वो है, बेसिकली आपको उसी के लिए रिपोर्टिंग कराया जाता है। और रिपोर्टिंग अगर नेगेटिव, यस आपका पॉइंट सही है कि कुछ ऐसे मेडिकल्स हैं जो बेसिकली अर्निंग्स के लिए भी करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं, एंड लेकिन सर 99% एग्रीड सर, मतलब इट्स योर ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन है ना सर। मेरा ओपिनियन कुछ अलग है, आपका ओपिनियन कुछ अलग है। same page as per you are absolutely right on your chair, but as per our नहीं sir, as a common person, yes, नहीं सर, मैं अपना ओपिनियन रखने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा पॉइंट है कि हर आदमी का ओपिनियन अलग है। अब 90 ये तो मेडिकल से नहीं है, आप उनका वोट कराइए, सब लोग नहीं बोलेंगे 99, तो अपना अपना ओपिनियन होता है सर। आपका हो सकता है, मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। अभी पॉइंट आपने जो आंसर दिया ना वो राइट आंसर है। जब भी कब या क्योर अगर होगा तो हमको पहले बताना ये जरूरी है, बताना है कि हम एथलीट्स हैं। चाइल्ड माय किड्स आर बिगिन द स्पोर्ट्समैन, Yes. दैट्स व्हाई काइंडली गिव द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ विदाउट एनी अल्कोहल और व्हाटएवर इट मे वो वैसे आपको आपको पता आपका आंसर हमसे हमारे लिए होना चाहिए एज अ पेरेंट्स, वी गेट टू नो कि हमको ये बताना चाहिए। श्योर सर, ओके सर। एनीवन एल्स? सर आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हम बहुत ही इग्नोर करते हैं इंडियन कंडीशंस में। और अभी क्योंकि 2 साल से बच्चे हमारे घर में हैं, अभी बहुत ही जल्दी शायद से स्कूल खुल जाएंगे, तो इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को केटर करने के लिए एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करवानी चाहिए ताकि वो उसमें भी थोड़े से उभर आए? देखिए मैम, अभी जो पिछले 2 साल से वी आर गोइंग थ्रू एन पेंडेमिक, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जो गया है उस पेंडेमिक में, उनका बेसिकली गेम्स खेलना कूदना जो है ना वो गया, लोगों से मिल नहीं पाए, वो अपने एज ग्रुप में मिल नहीं पाए, पार्क्स में नहीं जा पाए। तो ये सब चीजें बच्चे नहीं कर रहे, मतलब मौज मस्ती का जो पार्ट था उनको फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, उनको फर्क नहीं है इस चीज से। तो बच्चों को जो बेसिकली, मतलब आई कैन टेल यू लाइव एग्जांपल, इन माय फैमिली आई वाज इन विजिट माय हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड, और घर जाना नहीं होता था मेरा, हॉस्पिटल्स में ही रहना पड़ता था, थिंकिंग दिस फैक्टर कि उनको ना क्रॉस ये हो जाए। घर भी आना होता था तो पहले अपना टेस्टिंग करो, उसके बाद भी वो सब टेस्ट पे मेरे को भी भरोसा नहीं था कि वो पॉजिटिव सही दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो करके जब हम लोग घर जाते थे तो भी डर लगता रहता था कि शायद इनको ना फैल जाए। तो बहुत कम
बेसिकली जाना होता था। तो वन डे जब मैं गया एक बार तो मुझे आई हैव 2 किड्स बेसिकली, जो बच्चा बड़ा बच्चा था 4 साल का, 4 साल के बच्चे में टू रूल आउट या टू फाइंड आउट साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर दैट डेफिनेटली अभी आप बोलोगे कि आप तो डॉक्टर से पता कर लीजिए, एग्रीड सर, वो पॉइंट भी मेरा सही है कि शायद मैं मेडिको था तो मैंने उस चीज़ को रियलाइज किया। मैं जब उससे इंटरेक्ट किया तो वो बच्चा वाज नॉट गुड, तो आई आस्क्ड माय वाइफ कि ये तो ठीक नहीं दिख रहा है, उसने टोल्ड कि नहीं खाता पीता तो है, ठीक, मतलब ठीक है, ही इज डूइंग एवरीथिंग। तो देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग फॉर वन होल डे। तो मैंने उसको देखा वो अकेला बैठ के कोने में खेल रहा है, खाना भी है ना ऐसा बोलते हैं ना बेमन से, जिसको बोलते हैं कि खा लो थोड़ा बहुत काइंड ऑफ। देन शाम को मैं उसको लेके बैठा, देन आई आस्क्ड हिम प्यार से कि कुछ चाहिए क्या, यू वांट एनीथिंग, तेरे को कुछ तकलीफ है क्या? तो ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग कि आई वांट टू गो आउट। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ही इज गोइंग इनटू डिप्रेशन बेसिकली। सो आई टुक अ डे ऑफ, आई टुक हिम टू द बीच। एक दिन मैंने उसको वहां पे खेला एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। दूसरे दिन से आने के बाद में उसका डाइट पैटर्न सही। दूसरा क्या होता है सर, अनहाइजीनिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी आप डिप्रेशन में रहोगे ना, आप क्या रहते हैं, मोस्टली पड़े रहते हैं बेड पे, ठीक है, लेटे रहते हैं। उससे आपका जीआईटी मूवमेंट जो रहता है ना, आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, वो स्लो हो जाता है। तो वो बच्चे मैक्सिमम कॉन्स्टिपेटेड मिलते हैं। ये भी ऐसा, ये सब फैक्टर्स जो है ना, ऐसा हम डीप में जाएंगे तो हमको पता चले। अभी अगर आपका बच्चा 3 दिन से मोशन नहीं पास कर रहा है तो आपको घर पे रहेंगे तो पता तो चल ही जाएगा कि वो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े तो मतलब मुंबई में इधर घर नहीं होते कि हमको पता नहीं चलता है सब चीजों का। तो ऐसे सब जो उनके बिहेवियरल इश्यूज आने चालू हो जाते हैं, मतलब फिजिकल मूवमेंट करेंगे, फिंगर्स वगैरह ऐसा हिलाना चालू कर देंगे ना, कुछ भी ऐसे, ये सब मूवमेंट्स उनके चालू हो जाते हैं। ये अगर बेसिकली नॉर्मल से चीजें आपको कुछ चेंज दिखाई दे तो इट मींस बेसिकली वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल या बिहेवियर आल्सो कम्स अंडर साइकोलॉजी। तो बिहेवियरल इश्यूज के थ्रू वो जा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल में जो बच्चे, मैडम आपके जो आपका क्वेश्चन था कि हम क्या करें, जब भी आपके बच्चे, जब भी आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं, टेकिंग और कोविड प्रिकॉशंस, ठीक है, जो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री से दिए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जितना हो सकता है इनिशियल 1 और 2 मंथ्स में आप उनके एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहिए। जैसे आप उनके जो आपके 1-2 लेक्चर्स उनके आते रहेंगे पीटीओ स्पोर्ट्स के, उसमें उनको कोशिश ये करिए कि वो ऐसे गेम्स खिलाने की कोशिश करो जो उनमें उनका मिलना जुलना रहे। ग्रुप्स के जो गेम्स रहते हैं वो चालू कराइए। उनके बोलते ना सिंगिंग, डांसिंग कंपटीशन, जो उनको एक्चुअली अच्छी चीजें लगती है, जो बच्चों को खेलना कूदना अच्छा लगता है, उन्होंने एक ही मिस किया, अपने दोस्तों को मिस किया इस पूरे टाइम में, एंड ट्राई टू कोलैबोरेट देम एंड ट्राई टू गिव 1 और 2 लेक्चर कि वो उसके साथ में, एंड एज एन स्कूल रिस्पांसिबल पर्सन आप उनके इवेंट ऑर्गेनाइज चालू करा दीजिए, ड्राइंग कंपटीशंस, यू नो, कोई फूड फेस्टिवल्स, तो इट विल गिव देम अ गुड साइकोलॉजिकल बूस्ट। ये ऑल दोस थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर करिकुलम आल्सो। यस सर, यस सर। सर मैं आपको बोला ना कि विजेंद्र का गेम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका स्टैमिना बहुत अच्छा था। तो वैसे बच्चे मेरे पास भी है, वो उनके स्टैमिना बहुत अच्छे हैं, पूरा 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 3 मिनट का 3 राउंड में खेलना, मतलब 9 मिनट की फाइट होती है और 6 मिनट के अंदर ही मतलब सेकेंड राउंड में टाइट, थर्ड राउंड में मतलब मूवमेंट करना, मतलब थकान लग जाती है। तो इसका मतलब क्या? उनका VO2 max अच्छा नहीं है सर। स्टेमिना आपने जो कैलकुलेट किया है, आपके पास उसका पैरामीटर कहाँ है? सर अभी जैसे जब मैं उसकी पैडिंग, मैं बॉक्सर हूँ, अभी बोलने से नहीं था, तो जब मैं पैडिंग कराता हूँ जैसे राउंड के हिसाब से 3 मिनट का राउंड लेकर करता हूँ, तो पर फिर वो लोग 3 राउंड के जगह में 5-5 राउंड खेलते हैं। और फिर उनके बाद मैं उनके स्पैरिंग भी कराता हूँ, जैसे कि उनसे कमज़ोर प्लेयर हैं तो उनसे वो बराबर 10-10 राउंड खेल रहे हैं कि इसके बाद वो कंटिन्यू, मतलब उनको रेस्ट भी नहीं दे रहे। एक प्लेयर के बाद दूसरा प्लेयर खेल रहा है, तीसरा खेल रहा है, उसको मैं, उसका मैच भी नजदीक है, तो उसके लिए उसमें ये बच्चा खेला, उसको हटा दिया, बोले चल अभी तू खेल ही रहा कंटिन्यू, बीच सेंटर में उसको हटा के दूसरे को भी डाल दिया, वो भी 3 मिनट खेला, और उसको हटा के तीसरे को डाल, वो कंटिन्यू खेल रहा है। लेकिन जब कॉम्पिटिशन में जो भी स्टेट या नेशनल खेलता है तो थर्ड राउंड तक पहुँचता ही नहीं, अच्छा पूरा मूवमेंट, फर्स्ट राउंड अच्छा खेला, सेकंड राउंड भी स्कोर है, मतलब मैच तो जीत ही जा रहा है, लेकिन थर्ड राउंड में जो चाहिए वो लेवल नहीं दिख रहा है। देखो क्या है, मैंने जो बात किया था
VO2 max वो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसको नापने के लिए मशीनें आती है। अगर हम VO2 max पे ही पर्टिकुलर बात करेंगे तो हमको पहली बात तो इंडिविजुअल का पता होना चाहिए। सेकंड थिंग जो आप बोल रहे हो ना कि कंपटीटर कौन है उसका, आपके जो बच्चे उसके साथ 3-3 मिनट के compete कर रहे हैं वो सब उससे कमजोर है, सामने वाला जो है वो उसके बराबर का है, तो वो भी तो एफर्ट लगा रहा है, वो भी तो उतना VO2 max लेके आ रहा है उधर से। इफ आई टॉक अबाउट इन दैट टर्म्स, इसका स्टेमिना अच्छा है बट इसका भी तो अच्छा है। अब दो अगर घोड़े आपस में लड़ेंगे तो सर फिर तो जो उसमें से सुपर है वो जीतेगा, ठीक है। अगर हम बच्चों को इनके इंटर कॉम्पिटिशंस करा रहे हैं, आपस में करा रहे हैं, उसको पहले से मालूम है ये वीक है, मेरे को मालूम है कि ये वीक है, तो मेरे को इससे लड़ने से मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई है ना कि मैं उसको समझूंगा नहीं उस टाइम पे, तो विद इन एंड सामने वाले को भी मालूम है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो वैसे भी मेरे सामने स्टैंड करने के लिए थोड़ा सा घबराएगा। तो जो आपका पॉइंट है, जो इंडिविजुअल सामने से आ रहा है उसको पता नहीं है वो कौन है, ठीक है। दूसरी चीज वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जो सामने जो आ रहा है लड़ने के लिए वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है, उसके पैरामीटर्स भी अपने वाले एथलीट से अच्छे रहे, जीतता है। एंड फॉर दिस नो VO2 max मेजर करना उसके लिए सब पूरा लेबोरेटरी लगता है, VO2 max चेक करने के लिए मशीनें आती हैं, वो करके एंड देन उसका ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे ट्रेनिंग फॉर एन एग्जांपल ट्रेडमिल ट्रेनिंग होती है उसके लिए, तो अगर उसेन बोल्ट का नाम सुना है, वो 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे भागता है, सॉरी 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे रनिंग करता है ट्रेडमिल पे, इसलिए वो 100 मीटर 400 मीटर जितने भी इवेंट है जीत जाता है। तो VO2 max बढ़ाने के लिए फिर उसके हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, कि स्पीड कितना रखना है, इंक्लिनेशन कितना रखना है, डाउन स्लोप कैसे उसको भगाना है। डाउन स्लोप में आपका बैलेंस एंड जॉइंट बहुत ज्यादा काम आता है। आप अगर ढलान में जा रहे हो, आपका जॉइंट अच्छा नहीं है, बैलेंस अच्छा नहीं है, तब गिर जाओगे। आपका स्ट्रेंथ जितना अच्छा है उतना अच्छा होने दो, आपका जॉइंट सेंस अच्छा नहीं है, आपका बैलेंस ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, गिर जाओगे आप। तो एक एथलीट को पूरा तैयार करने के लिए उसको टॉप टू बॉटम पहले मेडिकल, आप किसी भी एथलीट के पास जाइए, आप साई अथॉरिटी है जो अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ पे जाइए, पटियाला इंस्टीट्यूट पंजाब जाइए आप, वहां पे उनका माँ बाप कौन थे उनका जेनेटिक्स लिखा रहता है उसके। तो एक एथलीट को जब उस लेवल पे अभी स्पोर्ट्स का इतना सामने आना ना सर, इसके पीछे मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। यही सब चीजों को कैलकुलेट कर लेना। अभी वहां पे पटियाला में जब उसको सेलेक्ट किया गया था तो उसको डॉक्टर्स ने फिर एग्जामिन किया था, अच्छा ठीक है, तब उनको पता चला कि दिस फेलो इज एट ऑफ दिस कंडीशन। फिर उसको गेम का ऐसा थोड़ी उसको बॉक्सिंग आता नहीं था, उसको सिखाया गया था कि अगर तेरे पास जीतने के लिए एक एक्स्ट्रा जो एक्सीलेंट स्टार मार्क है वो ये कि सामने वाले को थका, तू नहीं थकेगा तब। तो वो उस पे ऐसा अगर उसको इसीलिए उसने अपना कैरियर शॉर्ट किया, क्योंकि लोगों ने वो फंडा पकड़ लिया था उसका, वीडियो एनालिसिस होता है वो उसने छोड़ दिया बॉक्सिंग, क्योंकि जहां फेम मिला ना वो फेम को मेंटेन कर लिया उसने। अभी वहां से डिफेमेशन स्टार्ट, ठीक है। सुशील कुमार का क्या हालत था उसके टाइम, तो उसको समझ में आ गया था कि अभी अपना ठीक है, यहाँ पे अपना फेम है, यहाँ से कुछ ना कुछ अपना हो जाएगा ना, स्टार्ट MMA, उसने MMA स्टार्ट कर दिया। तो स्पोर्ट्स आपका जो सवाल है उसमें कि कैंडिडेट सामने को ना वो भी तो देखना पड़ेगा ना, और आपके बच्चों का अगर आपको ऐसे कुछ मार्क करने हैं तो आप उनको कराइए। आप मतलब ऐसा जरूरी नहीं VO2 max करने के लिए आपको वही मशीन, आप योयो टेस्ट करा सकते हो, आप उनको कंटिन्यूअस 6 मिनट वॉक टेस्ट कराइए 2 से 3 बार। उससे मेरे से अगर कुछ हेल्प चाहिए, आई कैन गिव यू ऑल द लिटरेचर जो इसके लिए काम लेते हैं, आई कैन गिव। लास्ट क्वेश्चन। यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पिछले 2 साल से हम लोग कोविड से गुजर रहे हैं। यस सर। कोविड की वजह से ऑनलाइन स्टडी सब चालू है। स्मार्टफोन इसके पहले हमारे बच्चे ज्यादा यूज नहीं करते थे, और द टाइम भी दिया उनकी यूज। अभी स्मार्टफोन उनके हाथ में हमको देना ही जरूरी है। उसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। विजन के साथ में वो ज्यादा कंटिन्यूस रह रहे हैं। एज अ स्पोर्ट्समैन, ये जो विजन के साथ में कंटिन्यूस मोबाइल में बैठ के उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, आपके मुंह से उनको सुनो, तो वो स्मार्टफोन को अवेयरनेस करेंगे। चलेगा, डोंट यूज मोबाइल मच दूसरा क्या है सर, स्पोर्ट्समैन के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उनके फ्यूचर कैसा इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से, ये चाहिए। अगर आपको कोई भी सर इसके लिए भी क्या है, जैसे अगर बच्चे मोर ऑफ मोबाइल्स पे रहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन, आप उनको बड़ा स्क्रीन दीजिए। बड़ा स्क्रीन होता है ना, जैसे मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा नहीं नहीं सर, मैं पॉइंट इज दैट नॉट बड़ा स्क्रीन, टाइम ज्यादा यूज करते हैं फोन को लेके आके, फोन छोड़ने के बाद वो ज्यादा यूज करते हैं फोन को, तो उसकी वजह से उनका जो अभी दे आर द ट्रेनर, दे आर द स्पोर्ट्समैन, दे आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, आउट ऑफ दैट एक्टिविटीज व्हेन दे आर रीच टू द होम, वो लोग फोन को लेके बैठे एज अ स्पोर्ट्स, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी वो विजन को लेके, वो विजन के साथ में
उनके बॉडी को कुछ डैमेज कर सकते हैं ना। Yes, definitely. हाँ, तो वो डैमेज क्या होता है वो आपके मुंह से उनको सबको बताओ, वो आगे चल के फोन को कम यूज करें। रीजन प्रॉब्लम हो सकता है, अति हर चीज का बोला है। उनको सबको बताओ कि ज्यादा सोएंगे तो भी खराब है, ज्यादा खाएंगे तो भी खराब है, ज्यादा मोबाइल देखेंगे तो भी विद इन लिमिट हर चीज करेंगे अच्छा है। अगर मैक्सिमम टाइम विद द मोबाइल्स रहेंगे तो विजन प्रॉब्लम। सर एक और यस रीजन। सर आपने अभी जो बताया कि ये जो VO2 जो पैरामीटर है, ओके, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए, राइट? यस ठीक है, अब इसको बढ़ाया जा सकता है जैसे आपने मुझे यस बताया। तो अगर हमारे बच्चों को हमको एक्सेल करने के लिए अगर इसको पैरामीटर को बढ़ाना है तो उसको हमको पहला उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नहीं क्या रहता है VO2 मैक्स आपका एक फिजिकल पैरामीटर है। मशीनें जो है उनकी ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरीज आते हैं जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेंटर्स में रहते हैं। हमको उसका बोलते हैं ना एग्जैक्टली हम VO2 मैक्स तो मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक देख के बता देंगे कि इसका VO2 मैक्स अच्छा है। वो कैसे कर सकते हैं? अगर कम रहेगा तो उसको हम एनहांस कर सकते हैं। एनहांस कर सकते हैं मैम, आप उनके उसके लिए वो जो एनहांस करेंगे वो कोच करेगा कि हमको एक फिजियोथेरेपिस्ट लगेगा कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेगा, किसके पास हम ट्रेनिंग लगेगा। ट्रेनिंग विल बी डन बाय कोच आल्सो एंड टू एनालिसिस टू असेसमेंट ऑफ दोस थिंग्स यू रिक्वायर एन मेडिकल मतलब बेसिक एनी मेडिकल। ठीक है, कोच को जैसे आपके बच्चे जितने भी ट्रेनिंग में रहते हैं आप उनको इंक्लिनेशन रनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद में उनका कार्डियोपल्मोनरी जो आपका हार्ट एंड लंग्स के ऊपर कौन से एक्सरसाइज, स्विमिंग इज एन गुड एक्सरसाइज। ठीक है, अभी तो आजकल तो स्विमिंग पूल के अंदर स्टेशनरी बाइसिकल डाल दिया जाता है, फिर उसमें उनको साइकिलिंग करने के लिए बोला जाता है बिकॉज वाटर आपको रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, दूसरा बीचेस के ऊपर जो मिट्टी रहती है वो भीगी भी रहती है, उसके ऊपर रनिंग करना इजी नहीं होता है, सो इट रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ एंड मोर रेजिस्टेंस। तो ये सब जो एक्टिविटीज है वी हैव टू मेक जस्ट एन पैरामीटर। ठीक है, ऐसे और भी पैरामीटर, स्ट्रेंथ भी एक पैरामीटर है, स्ट्रेच भी एक पैरामीटर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक पैरामीटर है। टू इंक्रीज एफिकेसी, टू इंक्रीज बोलते ना कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, आपको सारे फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। बट ये ऐसे फैक्टर्स हैं VO2 मैक्स वगैरह जो ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लिए जाते एंड दे आर सी USA वगैरह जो है इनके एथलीट्स ओलंपिक्स में इतना अच्छा क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वो बहुत अच्छे से मॉनिटर किए जाते हैं, उनका हर एक फैक्टर हर एक चीज को है ना एनालिसिस पे किया जाता है। हमारे यहाँ पे मेडिकल इन स्पोर्ट्स अभी जाके 5-7 साल में डेवलप हुआ। पहले कहाँ थे, मतलब अगर इफ आई टॉक अबाउट माय फादर्स एज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पे मेडिकल स्पोर्ट्स लेबोरेटरीज थे? सफदरजंग में जो सबसे बड़ा सफदरजंग दिल्ली में जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खुला है वो 2010 में खुला है जाकर। ठीक है, तो आज के 10 साल पहले इंडिया में स्पोर्ट्स विद इंजरीज, अभी ऑब्वियसली लोग ऐसे थोड़ा सा ना अवेयर हो गए इन सब चीजों के बारे में, उनको समझ में आ गया कि बेसिकली विद मेडिकल अगर हम स्पोर्ट्स की तैयारी करेंगे तो हमारा तो क्या रहता है, जो भी नेशनल लेवल एथलीट है या इंटरनेशनल एथलीट है वो सब अच्छे हैं। आप 100 मीटर रेस के रिजल्ट्स देखिए, 8.7, 8.8, 8.9, तो जो सब अच्छे हैं, उसमें कोई भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छा नहीं है। और वो जो 0.7, 0.8 का डिफरेंस आता है ना, उसी के लिए आपको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपने यूज किए, वेदर इट्स मेडिकल, वेदर इट्स न्यूट्रिशन, वेदर इट्स साइकोलॉजी, वो वहीं पे काम आता है। बाकी एथलीट तो वो भी अच्छे हैं सारे के सारे। तो ये अभी ट्रेंड चालू हो गया है कि मेडिकल्स में, हम लोगों के टाइम पे भी स्पोर्ट्स मेडिसिन एक ब्रांच होता था, अभी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के अंदर भी नी का अलग से कुछ चालू कर दिया है, फेलोशिप्स चालू हो गए अलग अलग। ठीक है, मतलब एथलीट्स को ऑपरेट करने के लिए एक अलग ब्रांड ऑफ सर्जन्स मार्केट में है। ठीक है, नॉर्मल नी को ऑपरेट करने के लिए एक अलग ब्रांड ऑफ है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए अलग से एक है। तो ये अभी चालू हुआ है एंड विद द टाइम चीजें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो फैसिलिटीज जो आपके बच्चों को ऐसे जो आपको पोटेंशियल्स ये करना पड़ेगा सबका। एनीबॉडी एल्स? यस प्रोटीन लेना जरूरी है क्या? मैडम देखो, इट्स नॉट अबाउट प्रोटीन, बट एक्चुअली क्या है कि न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन इन द सेंस कि अगर प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी, मसल्स जो बनते हैं ना उसको प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूल है, ताकत देता है। ठीक है, फेट क्या करता है, फेट आपका रिजर्व फूड है। जब आप डाइटिंग पे आप बोलते हैं 3 दिन 4 दिन खाना नहीं मिल रहा तो बॉडी फिर फेट कंजप्शन करना स्टार्ट करती है। न्यूट्रिशन डेफिनेटली यस आपको लेना पड़ेगा, दैट डजंट मीन कि आपको डब्बे खरीदने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन आपका आपकी बॉडी को फॉर एन एग्जांपल 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए, आप 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल्क और एग से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। बट एक एथलीट के लिए
नाप तोल बहुत जरूरी है। एक्सेस में गया तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो जो डब्बे या जो पैकेजिंग आती है बेसिकली गुड टर्म्स, तो उसमें पता है कि मेरे को अभी 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो मैं 30 ग्राम एक डब्बे में डाल के ले सकता हूँ। रोटी में, दाल में वो 30 ग्राम में नहीं ले सकता। तो क्या रहता है कि आप अपना जो होम फूड है, जो घर में जो हमारे लिए न्यूट्रिशन जो हम वैल्यूज ले सकते हैं, उसके साथ में थोड़ा सा एडिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। टोटली आप जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रिशन बेसिक करोगे, बट यस न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। और कुछ हो गया?